नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको बोला कि हम 11 बजे लाइव मिलेंगे, लेकिन 11 बजे मैं लाइव आई भी, बट पता नहीं क्या रीज़न था कि वो लाइव अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था। हो सकता है कि लाइव आने के लिए कैमरा अलग से ज़रूरत पड़ती है, आप सभी की चैट देखने के लिए कुछ अलग से, इतना मेरे पास सोर्स नहीं था, इसलिए हम रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने से मतलब है, लाइव आए ना आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइव में भी हम यही सब करते। और आप सभी का डाउट, कोई भी डाउट हो आप सभी को, तो आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। आपका डाउट मतलब जो भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट होगा वो आपका सल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा, जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से। अगर किसी चीज़ की मुझे पता ही नहीं है तो वो मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन आप स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। डेली आपकी कमेंट का रिप्लाई रात को 8 बजे के बाद दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे दिन में समय लग जाता है तो मैं दे देती हूँ कमेंट का रिप्लाई, लेकिन आप कम से कम अगर आज आपने सुबह कमेंट की है तो आप नाइट के 8 बजे या 9 बजे तक का वेट ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कमेंट करो और आप सोचो कि मैम 10 मिनट में ही हमारा रिप्लाई कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम करते हैं आज की हमारी क्लास, जो हमारी एस्टेट पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम था। लेवल 3 इसको बोला जाता है। लेवल 3 जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसको हम लेवल 3 बोलते हैं। जो टीजीटी का होता है उसको लेवल 2 बोला जाता है, और जो पीआरटी का होता है उसको लेवल 1 बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा लेवल 1 है, सॉरी लेवल 3 है, उसको हम पीजीटी का एग्ज़ाम बोलते हैं। पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऐसा कुछ होता है। तो उसमें जो फर्स्ट ग्रेड होती है वहाँ यहाँ पर पीजीटी लेवल 3 होता है। तो यही है आपका जो 9th से लेकर के 12th तक टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि आप सभी एस्टेट की तैयारी कर रही हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी जो हमारा एग्ज़ाम है। ये आप देख सकते हैं क्या है एग्ज़ाम। सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, वधू इति शब्दस्य समुचितम रूपम नास्ति, कि वधू का समुचित रूप नहीं है। तो यहाँ पर जो वधवाम शब्द है, ये वधवाम जो शब्द दिया गया है, ये किस में बनता है? सप्तमी के बहुवचन में बनता है, सप्तमी बहुवचन में। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? एक वचन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नास्ति पूछा गया है, अस्ति नहीं पूछा गया है। इसके बाद आता है किरातार्जुनीय महाकाव्ये कतमे सर्गे शिवार्जुनयोः युद्धस्य चित्रकाव्यत्वेन वर्णनम कृतम। तो मैंने आप सभी को बताया कि जब हमने एस्टेट की स्ट्रेटजी देखी कि संस्कृत की तैयारी किस प्रकार से करें, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं महाकाव्यों से रिलेटेड या किसी भी पुस्तक से रिलेटेड। तो ये आप प्रश्न देख सकते हैं कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के कौन से सर्ग में। मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु आपको पढ़नी है। जैसे मान लीजिए किरातार्जुनीय में टोटल 18 सर्ग है, तो कौन से सर्ग में क्या हुआ है क्या नहीं, ये आप सभी को पढ़ना है। तो ये हो जाएगा हमारा पंचदशे सर्गे। क्या हो जाएगा? पंचदशे सर्गे सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात शिव और अर्जुन का जो युद्ध का वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है? 15वें सर्ग में किया गया है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, कारक दृष्टया शुद्ध प्रयोगो अस्ति। तो यहाँ पर शुद्ध प्रयोग पूछा गया है, तो हमारा शुद्ध प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सा तुभ्यम असूयति। क्या हो जाएगा? सा तुभ्यम असूयति। यहाँ पर असूय जो धातु है वो आपने पढ़ा ही होगा सूत्र, क्रुद्ध ध्रुव है असूया अर्थानाम संप्रदान संज्ञा। तो यहाँ पर तुभ्यम की क्या हो गई है? संप्रदान संज्ञा हो गई है, और चतुर्थी विभक्ति इसमें लग गई है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तवम आवाम सुरेशश्च श्रीमद्भगवत गीता वाक्य अस्मिन् उचित क्रियापदम चिनुत। तो यहाँ पर तवम, आवाम और सुरेश, तो यहाँ पर क्रियापद क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आवाम दिया गया है तो आवाम के अनुसार ही इसमें क्रियापद आएगा।
आवाम के अनुसार ही इसमें क्रियापद आएगा। अब आप बोलोगे कि मैम जैसे ये होता है हमारा भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भवामी भवाव, तो यहाँ पर अश्रेणुम भवाव होना चाहिए उसके हिसाब से, तो यहाँ पर अश्रेणव होना चाहिए, अश्रेणव। तो यहाँ पर अश्रेणव मतलब आवाम शब्द जो है, आवाम शब्द जो है वो द्वितीया में दिया गया है, सॉरी जो उत्तम पुरुष का द्विवचन है हमारा ये आवाम शब्द, उत्तम पुरुष, पुरुष द्विवचन है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो अश्रेणव है फिर यहाँ पर अश्रेणव ही क्यों दिया, अश्रेणव क्यों नहीं दिया? देखो अच्छे से समझो आप इसको। यहाँ पर क्या कहा गया है, तवम आवाम सुरेशश्च। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए, और हमेशा आता ही है, 2023 में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, 2022 में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए ये प्रश्न है क्या। इस प्रश्न में बोला गया है जैसे तुम भी दे रखा है, तो मीन्स तुम, आवाम मतलब हम दोनों, और सुरेश मतलब कोई तीसरा व्यक्ति। तो अगर ये तीनों चीज़ें साथ में दी गई हो तो जो हमारा क्रियापद होगा वो होगा उत्तम पुरुष के अनुसार। किसके अनुसार? उत्तम पुरुष के अनुसार। उत्तम पुरुष कौन होता है? अहम, आवाम, वयम, यही उत्तम पुरुष में गिना जाता है। और जो हमारा प्रथम पुरुष होता है जिसको हम अन्य पुरुष भी बोल देते हैं, वो क्या होता है? सुरेश। सुरेश यहाँ पर क्या है? अन्य। और तवम क्या है? यहाँ पर मध्यम पुरुष है। क्या है? यहाँ पर मध्यम पुरुष है। देखो अच्छे से समझो, ये एक प्रश्न आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस यहाँ करते हैं। चलो देखो मैं लिखती हूँ प्रथम पुरुष, पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष, और तीसरा क्या है? उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? सह अर्थात वह, तऊ अर्थात कौन? वे दोनों, और ते अर्थात वे सब। फिर मध्यम पुरुष में क्या आता है? तवम, युवाम और यूयम। फिर हमारा उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम, आवाम और वयम। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगर आपको जो ऊपर प्रश्न पूछा गया है वो अगर आपको करना है तो पहले आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा क्रियापद पूछा जाता है, अगर लाइन में हमें दिया गया है उत्तम पुरुष प्लस मध्यम प्लस प्रथम, इसका सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है, चाहे आप उत्तम को यहाँ रख लीजिए, मध्यम को यहाँ रख लीजिए, इसका क्रम का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर उत्तम, मध्यम और प्रथम मेरा लिखने का क्या मीनिंग है कि चाहे स, तऊ, ते में कुछ दे दे, चाहे मध्यम पुरुष का तवम, युवाम, यूयम में से कुछ दे दे, या उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम में से कुछ भी दे दे। तो यहाँ पर उत्तम, मध्यम, प्रथम, तो क्रिया जो होगी वो हमारी जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार चलेगी? उत्तम पुरुष के अनुसार चलेगी। तो क्रिया में क्या आएगा? जैसे भवती, भवतः, भवंती, ये हमारा प्रथम पुरुष है। फिर हमारा मध्यम पुरुष क्या है? भवसी, भवतः, भवत, और उत्तम पुरुष क्या है? भवानी, भवाव, भवाम। तो यहाँ पर जो है अभी हमारा जो प्रश्न है उसमें आवाम शब्द आया है, आवाम शब्द। और आवाम शब्द किसका है? ये आप देखिए, आवाम शब्द है उत्तम पुरुष का। तो क्रिया भी किसके अनुसार आ रही है? क्रिया भी हमारी जो है वो आएगी उत्तम पुरुष के अनुसार। तो यहाँ पर अश्रेणम होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम जैसे भवामी, भवाव होता है तो यहाँ पर जो है हमारा द्विवचन ही क्यों नहीं आया? क्योंकि आवाम जो पद है, आवाम जो पद है वो द्विवचन में है। द्विवचन अर्थात दो है ये, अर्थात हम दोनों। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो हमारी द्विवचन में क्यों नहीं आई? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर क्रिया तो चलेगी हमारी इसके अकॉर्डिंग की जो उत्तम पुरुष है, लेकिन तवम
और सुरेश, इसकी भी तो गणना होगी। और इनको गिनने के बाद हमारे पास टोटल 4 लोग हो जाते हैं, 4 लोग। एक तुम हो गया, एक हम दोनों हो गए और एक सुरेश हो गया, ये 4 लोग हो गए। तो जहाँ पर 4 लोग होंगे, आप सभी को होता है 3 से ज़्यादा लोग किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। किस में? बहुवचन में। इसलिए हमारी ये जो क्रिया है ना, ये क्रिया बहुवचन में आई है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर हम इसको बाद में बोर्ड पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर फिर अभी भी नहीं समझ में आया तो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 95 नंबर देखते हैं। समुचित है कर्मणि भावे व प्रयोगो वर्तते। तो यहाँ पर क्या है, इसका सही क्या हो जाएगा, समुचित कर्मणि भावे व प्रयोगो, अर्थात कर्मणि भाव में जो प्रयोग होता है उसका समुचित क्या पूछा गया हमसे, प्रयोग पूछा गया। तो तिष्ठति और स्थीयति, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कश्यप है पश्यको भवति यत सर्वम पश्यति इति शोकसम्यात् वचन इदम अस्ति। तो ये क्या हमारा, ये हमारा है तैत्तिरीय आरण्यक में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम प्लीज़ हमें जो है डीमोटिवेशन हो रहा है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा सिलेबस है वो हमारा सिलेबस 2023 में डिफ़ाइन हुआ था कि हमारा सिलेबस क्या होगा। इससे पहले हमें संस्कृत विषय से कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ किसी प्रकार से ही पूछ लिया जाता था, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। अब हमारे पास सिलेबस है, तो हमारा जो 2024 का एग्ज़ाम होगा या जो हमारा 2023 का एग्ज़ाम हुआ था वो सिलेबस से बाहर नहीं आया था। इसलिए आपको देख करके चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आप ये देखिए कि लेवल किस प्रकार का आ रहा है हमारा एस्टेट का। एस्टेट में ऐसे ही नहीं बोला जाता कि बच्चों से क्लियर नहीं होता है। एस्टेट का रीज़न यही है कि थोड़ा सा लेवल, और अन्य राज्यों का जो लेवल होता है उससे बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का एस्टेट का जो है लेवल आता है। पर आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से सभी कंटेंट दिया गया है क्लास में, वो आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है तैत्तिरीय आरण्यक में। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। तय प्रत्यांत शब्दों नास्ति, कि तय प्रत्यांत शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी जो शब्द है, तीनों शब्द ये तय प्रत्यांत है, लेकिन स्थाता शब्द तय प्रत्यांत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें स्थाता शब्द में तल प्रत्यय लगा हुआ है, और तल का आप सभी को पता है ता शेष रहता है। फिर आता है हमारा NCERT से ये प्रश्न है, निनादये नवीनामये वाणी वीणाम डैश इति भारती वसंत गीते रचयिता है। तो ये आप सभी जानते हैं, इसके रचयिता कौन है, जानकी वल्लभ शास्त्री है। कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। भवानी भारती इति नामधेयम संस्कृत खंड काव्यस्य कस्य रचना अस्ति। भवानी भारती इस नाम की संस्कृत खंड काव्य की रचना क्या है? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, महर्षि अरविंदस्य। क्या है? महर्षि अरविंदस्य। कृपणानां धनम नागानां फणमणिः केशरः सिंहानां कुल बालिकानां स्तनः कुतः स्पृश्यन्ते अमृतानाम। अत्र को अलंकार है। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार है वो क्या हो जाएगा, दीपकम। क्या हो जाएगा? दीपकम। दीपक अलंकार यहाँ पर है। और अभी आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम दीपक अलंकार हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या रीज़न है। आपको बार बार यही दिमाग में लेकर के नहीं आना है कि ये हमें आता नहीं है, तो ये हमसे पूछ कैसे लिया। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। काक बलिः इत्यस्य समुचितः समास विग्रहो नास्ति। तो यहाँ पर समुचित विग्रह नहीं है, वो पूछा गया है। तो काकेभ्यो बलि भी बनता है, काकाए बलि भी बनता है, काकाभ्याम बलि भी ही बनता है, लेकिन ये नहीं बनता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, काका नाम बलि। क्योंकि हमसे यही पूछा गया नास्ति, अर्थात समुचित नहीं है, तो काका नाम बलि समुचित नहीं है। फिर हमारा प्रश्न आता है, राष्ट्रम वै अश्वः उक्तिरियम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। कहाँ से ली गई है? शतपथ ब्राह्मण से। अतो रोर पलुताद अपलुते सूत्रे अस्मिन् न उक्त है। तो ये हमारा सूत्र आ जाएगा उत्तर पदे प्लुतः अकार है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मेलियत, अर्थात सही प्रकार से इनका मिलान करना है। तो कौन सा जो है उदाहरण
सही है। तो देखो पहले का हमारा ई सही है, क्या है, व्याधिकरण बहुवरी शूलपाणि ही। और समानाधिकरण क्या है, समानाधिकरण का आ, अर्थात ख का आपतित पर्ण है। फिर है तुल्य योग बहुब्रीहि का क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर ग का ए सही है। और उपमानवाचक बहुव्रीहि का क्या हो जाएगा, वृक उत्तर हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, आप समास करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा उदाहरण किस समास का है। फिर हमारा समानी व आकुति ही, समाना हृदयानि वह वेद वाक्य अत्र आकुति पदस्य को अर्थ है। ये हमने एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा तो आप एनसीईआरटी अच्छे से देख लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से 11 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने एनसीईआरटी के बारे में कुछ बोला नहीं था। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न क्या है, समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह, ये एक गीता का श्लोक है। सॉरी, गीता का नहीं है, शायद संज्ञान सूक्त का है, ये संज्ञान सूक्त का है। तो यहाँ पर ये जो आकुति शब्द है, इसका अर्थ क्या पूछा गया हमसे, इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा गया। तो हम आकुति देखते ही आकार को टिक करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आकुति का मन होता है संकल्प, या फिर हम इसको विचार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विचार भी। मैंने भी 2022 में यही गलती की थी, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी, जो संज्ञान सूक्त वो नहीं पढ़ा था, तो मुझे नहीं पता था। और मैंने एनसीईआरटी भी देखी नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे ही एग्ज़ाम देने की चली गई थी, फर्स्ट टाइम था मेरा एग्ज़ाम, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने भी आकुति को देखते ही आकार टिक किया था, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर संकल्प इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इदम इति शब्दस्य शुद्धम स्त्रीलिंगम रूपम वर्तते। तो यहाँ पर इदम का स्त्रीलिंग का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आशु। क्या हो जाएगा, आशु। ये किस में बनता है, सप्तमी के एकवचन में। फिर है हमारा अशुद्ध प्रयोगो अस्ति। अशुद्ध क्या है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, क्योंकि अशुद्ध, शुद्ध और क्या है, अशुद्ध, शुद्ध और अस्ति और नास्ति, इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते ही नहीं है कि क्या पूछा गया, और हम जो सही लगता है उस पर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दृष्टव्यम अशुद्ध है, क्योंकि दृष्टव्यम नहीं बनता, द्रष्टव्यम बनता है। तव्यत प्रत्यय लगने के बाद द्रष्टव्यम बनता है, न कि दृष्टव्यम। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है षोडश द्विकर्मक धातुषु न गण्यते। मैंने आपको अच्छे से बोला है, जब हमने कारक किया कि आपको 16 की 16 धातुएं अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हमारी 16 धातुएं में इसकी गणना की जाती है, हरि की भी गणना की जाती है, जिसका अर्थ होता है हरण करना, मथ का अर्थ होता है मथना, ची का यही है कि चयन करना। लेकिन क्री धातु जो है उसकी गणना 16 धातुओं में नहीं की जाती। और इन सभी 16 धातुओं के लिए सूत्र क्या पढ़ा था हमने, एकथितम च। क्या है, एकथितम च। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें 16 की 16 धातुएं अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। फिर है शाश्वती इति पुस्तके सवर्ण शक्टिका पाठ मृच्छक कटिकस्य कस्मात् अंकात गृहीत है। तो ये हो जाएगा हमारा 6ठे अंक से। शाश्वती पुस्तक आप सभी जानते ही हैं, शाश्वती हमारी 11वीं और 12वीं की पुस्तक है। अगर भाग लिखा होता तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता कि ये 11वीं की है, और भाग नहीं लिखा हुआ तो पता है कि ये 12वीं भी हो सकती है, 11वीं भी। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया कि ये क्लास कौन सी है, हमसे सिर्फ ये पूछा गया है श्रवण शक्ति का एक पाठ है, जिसका श्रवण शक्तिका का अर्थ क्या होता है, सोने की गाड़ी। तो ये जो है ये मृच्छक कटिकम का ही एक पार्ट है, मृच्छक कटिकम का एक पार्ट है। मैंने एनसीईआरटी में ये अच्छे से समझाया आपको, तो ये देख लीजिए आप। अब अगर आपने एनसीईआरटी वाली वो सभी क्लासेस अच्छे से देखी और याद है, तो ये आपको प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार के पूछे गए हैं। फिर है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन, शुद्धम वाक्यम अस्ति। क्या है शुद्ध वाक्य, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा चोरेभ्यो भीतो असि। क्या है, चोरेभ्यो भीतो असि। तो यहाँ पर भयभीत के अर्थ में पंचमी आती है, और ये जो चोरेभ्य शब्द है क्या है, ये भी हमारी क्या है, पंचमी का ही है। आप इसको चतुर्थी मत लेकर के चलिएगा। फिर है कुसुमित लताबिर अहता अपि अधत रुज मलि कुलैर दष्टा अपि परिवर्तते समय नलिनी
नली नील हरिबी लोलिता अपि अघूर्णत सा। अत्र यहाँ पर अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर है छंदस्सु विकल्पेन गुरु भवति। तो यहाँ पर छंद में विकल्प से गुरु क्या होता है, पद के अंत में आने वाला जो गह वर्ण है। क्या है, पद के अंत में जो गह वर्ण आता है वो विकल्प से गुरु होता है, कभी होता है और कभी नहीं होता है। और ये जो है ये होता ही होता है। अगर कहीं पर क्या है विसर्ग लगी हुई है तो वो गुरु होगा ही होगा। अगर कहीं पर अनुस्वार लगा है तो वो भी गुरु होगा ही होगा, विकल्प नहीं होता। और संयोग पूर्वस्य वर्ण है। संयोग पूर्वस्य का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शून्य शब्द लिख दिया मैंने, शून्य शून्य। तो यहाँ पर ये जो न है ना, न यहाँ पर न क्या है, एक हलंत है। और ये न किस में ऐड हो जाएगा फिर हमारा, ये स के अंदर पूर्व में आने वाला जो स्वर वर्ण है उसके अंदर ऐड होकर के उसको क्या कर देगा, ये गुरु कर देगा। तो ये तीनों जो है ये तीनों विकल्प से नहीं बल्कि फाइनल है कि ये तीनों गुरु होंगे ही होंगे। लेकिन जो पद के अंत में गए होता है ना, पद के अंत में गए, ये विकल्प से होता है। जहाँ हमें आवश्यकता होती है वहाँ पर हम इसको गुरु कर लेते हैं। अगर हमें आवश्यकता लघु की है तो हम इसको लघु कर लेते हैं, इसलिए विकल्प से हमारा पदांत गह होगा। तो ये मैंने छंद आपको अच्छे से करवा रखे हैं, वो आपने छंद देखे हैं तो आपका अच्छे से ये हो गया होगा। चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न, प्रेण अप्रश्य संभावना कथ्यते। प्रेण अप्रश्य संभावना, सभी को पता है संभावना जहाँ पर भी होती है वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। फिर है तात्पर्य वृत्ति प्रसंगे वाच्य वाक्यार्थ मतम इदम अस्ति, ये अन्विता विधानवादिनम का मत है, किसी और का नहीं है। वाच्य वाक्यार्थ है अर्थात वाच्य ही वाक्य का अर्थ है, यहाँ पर अन्विता विधानवादिनम से होगा। शुद्धम वाक्यम अस्ति, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा हमारा आप है पवित्रम परमम। क्या है, आप है पवित्रम परमम। आप वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है इसका पता किस प्रकार से लगाओगे, हमने कारक पढ़ा है और कारक में साथ में विभक्तियां भी दी गई है। तो हमें कोई धातु देख करके, क्रिया देख करके ये पता लगाना है कि इसमें जो शब्द सही है वो सही कौन सा होगा, कौन सा होगा। इस प्रकार से आप इनका कंक्लूजन कर सकते हैं। सेमुसी इत्यस्मिन सी से इत्यस्य कह समुचितो अर्थो, तो ये हमारा हो जाएगा मोह। क्या हो जाएगा, मोह। मैंने आपको बताया भी है एनसीईआरटी में कि शेमुशी जो शब्द पूरा का अर्थ पूछा जाए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसका अर्थ है बुद्धि। क्या है, बुद्धि। लेकिन अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ से का अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या है, मोह। क्या है, मोह। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी की जितनी भी पुस्तक है, चाहे वो रुचिरा हो, चाहे वो सेमुसी हो, चाहे वो शाश्वती हो, इन सभी का आपको अच्छे से अर्थ आना चाहिए। और मैंने एनसीईआरटी करवाई है तो उन सभी पुस्तक में आपको अर्थ अच्छे से बताया है, तो वो आप अर्थ इनका देख लीजिएगा। चलिए अब हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मोह। फिर हमारा गुदड़ी का लाल, इसका हो जाएगा कंथा माणिक्यम। देखते ही आपको आंसर आ गया होगा जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से। तो गुदड़ी का लाल का जो हमारा गुदड़ी का लाल जो है एक पार्ट है, उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत अनुवाद ही हमें करना है तो कंथा माणिक्यम होगा। कंथा माणिक्यम का अर्थ क्या है, गुदड़ी का लाल। फिर हमारा श्री पद्म शास्त्री विरचित कथा संग्रह अस्ति। अस्ति पूछा गया है, अस्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व कथा शतकम हमारा सही हो जाएगा। गांधी विरचितायाः आत्मकथायाः पंडित होस्केर नागप शास्त्री कृतो अनुवाद है केन नामना प्रसिद्धा, तो ये हमारा हो जाएगा सत्यशोधनम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्यशोधनम। मैंने ये सत्याग्रह इसलिए कर दिया था क्योंकि मैंने गांधी के बारे में सत्याग्रह बहुत सुना था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सत्याग्रह कर दिया था। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सत्यशोधनम। अगर आपने बच्चों एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से 11 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको अच्छे से आप कर सकते हो।
फिर क्या है, शुद्धम संधि पदम चिनुत है, शुद्ध संधि पद को, तो ये हमारा मन है कामना शुद्ध होगा, मनोकामना शुद्ध नहीं होता है, मन वांछा भी नहीं होता और मनोप्रवृत्ति भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भवता है भवती इति रूप दवैश्य कर्म सह विभक्ति वचनम चिनुत है। आप सब पूछते हो कि शब्द रूप किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये देख लीजिए। शब्द रूप, ये भवता है शब्द और भवती शब्द शब्द रूप का ही है, और ये किस में बनता है, ये बनता है हमारा द्वितीया के बहुवचन में बनता है। फिर आता है हमारा घ प्रत्यय समुचित है प्रयोग अस्ति, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आरोह। क्या है, आरोह। यहाँ पर रूह धातु है प्लस घ प्रत्यय है। क्या है, घ प्रत्यय, तो यहाँ पर आरोह और आंग उपसर्ग हो जाता है, आप सभी जानते ही हैं। फिर क्या है, ये देखो छंद का है, तो त्रिमुनि यति युता, अनुचितम चुनना में, अनुचित। तीन मुनि होते हैं और तीन मुनि क्या होते हैं, एक मुनि 7 होता है, दूसरा मुनि भी 7, तीसरा मुनि भी 7, तो टोटल 21 वर्ण हो जाते हैं। और ये हमारा क्या हो जाता है, 21 वर्ण वाला कौन सा छंद हो जाता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, श्रग्द्रा छंद हो जाता है हमारा। आपने ये लक्षण पढ़ा होगा कि मृब्नई रियाणाम त्रिमणि यति युताम श्रग्द्रा कीर्तितेयम। तो यहाँ पर 3 मुनि, तो यहाँ पर अगर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुनि जो है, मुनि वो अकेला एक कितना होता है, तो वो 7 होता है। कितना होता है, 7। कितने होते हैं, 7, और 3 मुनि हो गए, मतलब 7 ये 21। सूर्य और असव, तो यहाँ पर सूर्य और असव, सूर्य आप सभी को पता है 12 होते हैं, सूर्य कितने होते हैं 12, और असव कितने होते हैं, असव होते हैं 7, तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। रस और रुद्र, रस हमारे होते हैं 6, कितने होते हैं रस हमारे, रस जो होते हैं, रस होते हैं हमारे टोटल 6, कितने होते हैं 6। आप सभी ने पढ़े भी होंगे, जो वो होते हैं हमारे लवण कटु कसाई, इन सभी को क्या बोला जाता है, रस बोला जाता है। मधुर हो गया, तिक्त हो गया। और फिर हमारा जो रुद्र है, रुद्र कितने होते हैं, 11 होते हैं रुद्र। तो यहाँ पर हमारा अनुचित ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। और भोग कितने होते हैं, भोगी 8 होते हैं और लोग 7 होते हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा चतुर्षु पादेषु आहृत्य वर्णानाम संख्यानुसारम उचितम मेलयत, तो ये भी हमारा छंद का ही है। क्या है, छंद का। और ये प्रश्न पूछा किस प्रकार से गया, देखो संख्या के अनुसार। मालिनी में टोटल कितने, मालिनी में वैसे 15 अक्षर होते हैं एक लाइन में, अगर 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, कितना हो जाएगा 60। वंशस्थ में हमारे कितने होते हैं अक्षर, 12, और 12 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। और वसंत तिलका में टोटल हमारे 14 अक्षर होते हैं, 14 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 चौक 56। और शिखरिणी में 68 हमारे हो जाएंगे, क्योंकि शिखरिणी में कितने होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आपने छंद पढ़ रखे हैं तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि शिखरिणी जो है, शिखरिणी में एक लाइन में कितने अक्षर होते हैं। चलिए अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। स्त्रीणाम आद्यम प्रणयवचनम विब्रह्मो ही प्रियेषु उक्तिर इयम कस्य काव्यस्य अस्ति, तो ये हमारी मेघदूत की, कहाँ से है, मेघदूत की। विचिन्तय इत्यस्य पद परिचयो अस्ति, विचिन्तय का पद परिचय हमसे पूछा गया है, तो वि प्लस चिंत, और विचिंत, यहाँ पर लोट लकार कैसे आ गया, लोट लकार, पठतु पठताम पठन्तु, पता नहीं, शायद इन्होंने गलत दे रखा होगा। देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार डाउट में रख दीजिए, क्योंकि मैंने ये जो निशान लगा रखे हैं ये अकॉर्डिंग टू आंसर की ही लगा रखे हैं। ये जो निशान है हमारे, जो ये ग्रीन कलर का निशान दिख रहा है, क्योंकि आंसर की ने जो आंसर माना है वही होता है। चलिए अब हम करते हैं 56 अक्षरै विनियमितस्य छन्दस्य नामस्ति। अभी हमने क्या पढ़ा, 56 अक्षर में अगर हमने लौकिक छंद पढ़ा तो वो कौन सा था, 14 चौक 56, तो वो कौन सा था हमारा, वसंत तिलका
वसंत तिल का। लेकिन यहाँ पर किसका है, तो ये मैंने आपको वैदिक छंद पढ़ाए थे और मैंने आपको स्पेशली बोला था कि ये पूछे जाते हैं। तो हमारा देखो, सबसे पहले हमारा शुरू होता है त्रिष्टुप से, नहीं गायत्री से। गायत्री से शुरू होता है हमारा। गायत्री में 24 होते हैं। फिर उष्णिक होता है, उसमें 28 होते हैं। अब पंत्रिज, 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 तो यहाँ पर कितने 28, 32, 36, 40, 44, 48। इसके बाद जगती, फिर आता हमारा अति जगती जिसमें हो जाते हैं 52। फिर आता है हमारा शकवरी, क्या आता है शकवरी, जिसमें हो जाते हैं हमारे 56 अक्षर। तो 56 अक्षर विनियमित कौन सा छंद हो जाएगा हमारा, शकवरी हो जाएगा। जगती, अति जगती, इसके बाद शकवरी, फिर अति शकवरी, इस प्रकार से इसकी सीक्वेंस चलती है। तो ये आपको सीक्वेंस अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर है यमक अलंकार। यहाँ पर यमक अलंकार का लक्षण पूछा गया, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है सभी अलंकार के लक्षण, सभी छंदों के लक्षण। तो यहाँ पर यमक अलंकार आवृत वर्ण समुदायस्य वैशिष्ट्यम न भवति, तो ये हो जाएगा हमारा समानार्थकत्वम, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाए। बाकी न भवती पूछा गया है, बाकी ये सभी क्या है होता है, लेकिन ये नहीं होता है। प्रश्न नंबर 129, पाणी पादम अश्य समुचित है समास विग्रह अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाणी च पादौ च, क्या है पाणी च पादौ च, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। शंकर है, शांत है, नंदनम, एतानि उदाहरणानि सन्ति, ये किसके उदाहरण है, तो ये हमारे हैं अनुस्वारस्य यही प्रस्वरण है के उदाहरण है। किसके है, अनुस्वारस्य यही प्रस्वरण है के उदाहरण है। ये हम संधि में पढ़ेंगे अच्छे से। तदेव गगनम शैव धरा इति कविता संग्रहस्य रचयिता कौन है, तो ये हमारे प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, क्या है प्रोफेसर श्रीनिवास रथ। फिर है व्याधिकरण तत्पुरुष समास कति विधो भवति। व्याधिकरण तत्पुरुष समास जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो हमारा होता है 6 प्रकार का। और जो हमारा समानाधिकरण होता है वो हमारा 7 प्रकार का होता है। व्याधिकरण 6 प्रकार का होता है। वेद पाठे विकृतयः भवन्ति, वेद पाठ में 8 विकृतियाँ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता ही आता है। नेट में भी पूछा गया था, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, और जब मैंने नेट क्वालिफाई किया तब भी आया था, और ये स्टेट के एग्ज़ाम में भी आप देख रहे हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है वो 8 विकृतियाँ, तो वो है हमारी जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। तो ये टोटल हमारी 8 विकृतियां हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, ये हमारी टोटल 8 विकृतियां हैं। इनका सीक्वेंस भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो इनका सीक्वेंस भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सीक्वेंस मतलब क्रम, सीक्वेंस वाइज इनको लगाना कि सबसे पहले जटा आती है, फिर माला आती है, फिर रेखा। तो ये आप लिख लेना। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। तो ये हमारी टोटल 8 विकृतियाँ हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर हमारा 134 नंबर प्रश्न, ब्रह्म सूत्रम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद च एते सामूहिक रूपेण केन नामना प्रसिद्धा। तो ये हमारी किस नाम से प्रसिद्ध है, प्रस्थान त्रयी नाम से प्रसिद्ध है। किससे, प्रस्थान त्रयी से। एक होता है पाषाण त्रयी, पाषाण त्रयी, एक बच्ची ने कमेंट भी की थी मुझे। तो पाषाण त्रयी क्या होता है, पाषाण त्रयी में किरातार्जुनीयम के 3 सर्ग, पहले 3 सर्ग पाषाण त्रयी में गिने जाते हैं। लेकिन प्रस्थान त्रयी में क्या क्या होता है, एक होता है ब्रह्मसूत्र, एक होता है श्रीमद् भगवत गीता, और एक होता है उपनिषद। इन तीनों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न 2023 के एग्जाम में भी आया था और यहाँ पर भी आया है। भो भगो अधो अपूर्वस्य यो अशी सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा देवा ये है, क्या है देवा ये है। वारी शब्दस्य समुचितम रूपम अस्ति, तो ये हमारा हो जाएगा सप्तमी एकवचने वारिणी बनता है, क्या बनता है वारिणी। और द्वितीय के द्विवचन में इस प्रकार से बनेगा वारिणी, पहले छोटी मात्रा और फिर बड़ी मात्रा।
तो ये इसलिए गलत हो गया। और प्रथमा बहुवचन में वारिणी इस प्रकार से नहीं बनता है, क्योंकि वारिणी की जो मात्रा है वो इस प्रकार से हो जाती है, वारिणी की मात्रा इस प्रकार से हो जाती है, इसलिए ये भी गलत है। फिर चतुर्थी एकवचने वारिणी नहीं बनता है, ये भी गलत है। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सप्तमी का एकवचन वारिणी इस प्रकार से बनता है। आप ये वारी शब्द अच्छे से देख लीजिएगा, वारी शब्द रूप अगर सिलेबस में लगा है तो ही देखिएगा, अन्य नहीं, अदरवाइज आपको नहीं देखना है। समुचिता विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर समुचित विभक्ति कौन सी हो जाएगी, लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्म्य है, ये हमारी सही हो जाएगी। अफवाह इत्यस्य सर्वोपयुक्त संस्कृत अनुवादो भविष्यति, अफवाह इसका सबसे उपयुक्त संस्कृत अनुवाद होता है लोक अपवाद। क्या है, लोक अपवाद। संस्कृत अनुवाद पूछा है, ये तो समझ ही गए होंगे, मतलब कि इसका संस्कृत में अर्थ पूछा है, और कुछ चक्कर में मत पड़ जाना कि मैम आपने पढ़ाया ही नहीं, संस्कृत अर्थ पूछा इसका, अर्थात संस्कृत में अनुवाद। तो अफवाह हम ऐसे ही बोल देते हैं, अफवाह फैल गई, तो लोक अपवाद मतलब जो निंदा होती है, कोई गलत चीज़ होती है उसी को अफवाह बोलते हैं, कोई अच्छी चीज़ की अफवाह नहीं फैलती है। क्री धातु हो लंग लकारे शुद्धम आत्मने पदम रूपम अस्ति, तो ये हमारा सही हो जाएगा अकुर्वी, ये आप धातु रूप पढ़ लीजिएगा। षष्ठी विधायकम सूत्रम नास्ति, तो षष्ठी विधायक सूत्र नहीं है, आप सभी को पता है, ये सर्वनामना तृतीया च, तो ये हमारा सूत्र हमने शायद पढ़ा था षष्ठी विभक्ति में, और च से हमने षष्ठी का ग्रहण किया था। फिर हमारा अधिगर्थ ये शाम, ये भी हमने षष्ठी में, करित्या नाम कर्तरीवा, ये भी षष्ठी में पढ़ा। लेकिन यश्य च भावेन भाव लक्षणम आप सभी को याद हो तो ये हमने सप्तमी विभक्ति में पढ़ा है। किसमें, सप्तमी विभक्ति में। तो देख लीजिए, कारक से संबंधित इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सूत्र भी ध्यान में रखने हैं कि कौन से सूत्र कौन सी विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता है कि यश्य च भावेन भाव लक्षणम में हमने पढ़ा था कि जो पहली क्रिया होती है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, तो वो इसी सूत्र से लगती है, तो सप्तमी विभक्ति वाला सूत्र है, ये षष्ठी का नहीं है, इसलिए हम इसको छांट सकते हैं। अगर मुझे नहीं पता होता तो हम नहीं छांट पाते। फिर हमारा आता है प्रश्न नंबर 141, यस्मिन छंदसी वर्णद्वयम न्यूनम भवति, मैंने अच्छे से बताया आपको, स्पेशल एक क्लास लिया 8 मिनट की। नीचरित क्या होता है, जिसमें एक कम होता है। भूरिक क्या होता है, जिसमें एक ज़्यादा होता है। विराट क्या होता है, जिसमें 2 कम होते हैं। और सवराट क्या होता है, जिसमें 2 ज़्यादा होते हैं। अब ये आप बोलोगे कि ये क्या होता है मैम, ये होते हैं अक्षर। मान लीजिए मैंने किसी शब्द की किसी वेद के वैदिक छंदों की गणना की, जैसे मान लीजिए मैंने गायत्री की गणना की। गायत्री में टोटल हमारे अक्षर होते हैं, गायत्री में टोटल 24 अक्षर होते हैं हमारे, लेकिन अगर 25 हो जाते हैं तो हमारा कैसा गायत्री कहलाएगा, तो हमारा कहलाएगा भूरिक गायत्री। और अगर गायत्री में 23 अक्षर हो जाते हैं, 23 अक्षर, तो हमारा छंद कैसा कहलाएगा, नीचरित गायत्री। इसी प्रकार से अगर 25 की जगह 26 हो जाए तो वो हमारा हो जाएगा विराट गायत्री। और अगर 23 की जगह 22 हो जाए, क्या हो जाए 22, तो वो हमारा हो जाएगा उल्टा बोल दिया मैंने ये। चलिए मैं आपको अच्छे से बता ही देती हूँ, एक गायत्री वाले ये एग्जाम्पल, आपको कन्फ्यूज़न कर सकते हैं। मान लीजिए गायत्री में टोटल 24 अक्षर हैं, ठीक है। अगर 24 अक्षर के बजाय उसमें 23 अक्षर हो जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है नीचरित गायत्री। ये सभी छंदों के साथ होता है। और इसी प्रकार अगर 25 अक्षर हो जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है भूरिक गायत्री। क्या कहलाता है, भूरिक गायत्री। इसी प्रकार से अगर 2 अक्षर ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए अक्षर हो गए इसमें 26 अक्षर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाए सवराट गायत्री, सवराट गायत्री। और अगर अक्षर हो जाए इसमें 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विराट गायत्री। क्या हो जाएगा, विराट गायत्री। और ये सिर्फ और सिर्फ गायत्री के लिए नहीं है, ये सभी छंदों के लिए, चाहे वो त्रिष्टुप हो, उष्णिक हो, अनुष्टुप हो, कोई भी छंद हो, जो वैदिक छंद है उन सभी में
ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि 23 अक्षर वाला नीचरित होता है, 25 अक्षर वाला भूरिक होता है, 26 अक्षर वाला स्वराट होता है और 22 अक्षर वाला विराट होता है। और आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक कम वाला नीचरित होता है, एक ज़्यादा वाला भूरिक होता है, दो कम वाला विराट होता है, दो कम ज़्यादा वाला स्वराट होता है। फिर चाहे आपको कोई भी छंद दे दिया जाए उठा करके, चाहे त्रिष्टुप दे दिया जाए, और मान लीजिए त्रिष्टुप में टोटल 44 होते हैं क्या, गऊ, ग, उ, अ, ब, प, त, री। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 24, 28, 32, 36, 40, 44 होते हैं मतलब त्रिष्टुप में। अगर 43 दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा छंद है इसमें, और इसमें लिखा हुआ हो कि नीचरित त्रिष्टुप, और क्या पूछा हो, भूरिक त्रिष्टुप या फिर विराट त्रिष्टुप, स्वराट त्रिष्टुप, तो सही क्या हो जाएगा, क्योंकि एक कम है 43 है, तो नीचरित त्रिष्टुप हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया है, फिर मैंने आपको अच्छे से क्लास दे रखी है, आप देख लीजिएगा, आप वो क्लास देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी। समुचित है तवा प्रत्यय प्रयोगो वर्तते, तो वो हमारा हो जाएगा जगदवा। अध में तवा प्रत्यय जोड़ने से अध का जग द्वा बन जाता है। निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतोपि नवमो रस है, युक्ति रियमस्ति, मम्मट की ये युक्ति है। मम्मट ने ही 9वां रस माना है। क्या माना है, 9वां रस। शाब्दी व्यंजनाया संयोगादिषु कालस्य उदाहरणमस्ति, तो ये हो जाएगा हमारा निशिचित्र भानुर्विवाति। चलिए अब हम अगला देखते हैं। गुण संदेह अशुद्ध प्रयोग अस्ति, तो यहाँ पर गंगा जमा अशुद्ध प्रयोग पूछा गया है, तो गंगा जमा ओग है, गंगोग है। नो धन लकार है, नव लकार है, तो ये होना चाहिए शुद्ध। तो नवधन ऊडा, ऊ का ओ हो गया, गंगा धन हो गया, ओग हो गया, मम प्लस लकार है, मम लकार है, ये होना चाहिए शुद्ध प्रयोग अस्ति। अशुद्ध तो ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गुण संधि, ये तो हो सकता है। प्रश्न संख्या 146, माँ गृद है अत्र रेखांकित पदे को लकार है, तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, रेखांकित पदे लंकार कौन सा, गृद जो शब्द है इसमें कौन सा हो जाएगा, लुंग लकार हमारा सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है, कस्मिन् अर्थे न भवति। अव्ययी भाव समास का भी 16 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, 16 अर्थ होते हैं, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं अगर आपने समास देखे हैं तो उन 16 अर्थों में से किस अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता, तो वृद्धि अर्थ में किया जाता है, साकल्य में किया जाता है, अनुपूर्य में किया जाता है, लेकिन विशेष अर्थ में नहीं किया जाता है। तोरली सूत्र से उदाहरणम नास्ति, तो यहाँ पर तत् धनलय तल्लय बनता है, तत् धनलाभ है तल्लाभ है बनता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तोरली सूत्र क्या कहता है कि तय के बाद लय आने पर तय जो है लय में ही बदल जाता है। फिर हमारा 149, समुद्र संगम इति दारासिकोह कृत, संस्कृत अनुवाद है, कश्य फारसी ग्रंथस्य वर्तते, तो ये भी हमारी एनसीईआरटी से है, यह है मजम उल बहरेन। फिर है कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रोह्यते च स्वपन वासवदते वाक्यमिदम केन उक्तम्, तो ये कंचुकी ने, कंचुकी जो होता है जो द्वार, कंचुकी कौन होता है, कंचुकी होता है जो रनिवास का रक्षक होता है, रनिवास के द्वार पर बैठता है, रनिवास के द्वार पर, तो उसको हम कंचुकी बोलते हैं, जिसको हम आजकल बॉडीगार्ड वो बोल देते हैं होम गार्ड, या कोई भी जो रक्षा करने के लिए गेट कीपर बोल देते हैं, तो उसको हम जो रनिवास होता है, रानियों के महल के आगे जो बैठा रहता है, तो उसको हम कंचुके बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। अब आपकी संडे को क्लास नहीं होगी, कल संडे है, मंडे को मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक रहने वाला संधि। चलिए मिलते हैं मंडे को, धन्यवाद।